हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा एमसीक्यू ऑन मॉडर्न हिस्ट्री और ये है इसका पार्ट 5, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ ऐसे पर्सन स्पेसिफिक या फिर वन लाइनर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो आपका हिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज जो है वो डीपन करने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इनमें से जो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी से हमारा जो हिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885। ठीक है, तो हमारा आईएनसी का पहला सेशन जो था दिसंबर में 1885 में हुआ था, जो वो कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन दिए गए अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता या फिर दिल्ली। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर है? तो वो है बी, दैट इज बॉम्बे। बॉम्बे में ये जो हमारा सेशन था पहला वो हुआ था। देखिए इस ये जो सेशन था ये 28 दिसंबर से 1885 मतलब स्टार्ट हो गया था हमारा कांग्रेस इस समय से। तो 4 दिन ये पहला सेशन चला था और उस समय 72 डेलीगेट्स ने ये जो सेशन था वो अटेंड किया था। ये सबसे पहली बात थी, मतलब ये हो गई। एंड नेक्स्ट जो है ना, ये सेशन ये पुणे में पहले सबसे पहले होने वाला था, लेकिन तब उस समय यहाँ पे प्लेग आउटब्रेक होने की वजह से जो हमारा सेशन जो था वो लास्ट मोमेंट में चेंज कर दिया मुंबई में। और साथ ही साथ हमें इसके लिए मतलब कांग्रेस की स्थापना करने के लिए किसके द्वारा हेल्प कर दी गई थी? तो एलन ऑक्टावियन ह्यूम, इनकी हमें हेल्प मिली थी। और इस समय जो पहला सेशन था उस समय हमारे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, ये हो गए पहले हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा सेकंड। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वाज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन। ठीक है, मतलब ये जो अरुणा असफ अली मैम थी, इन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटी ये ऑर्गेनाइज की थी। तो ये कब, मतलब मेन काम इन्होंने कब किया था? तो ऑप्शंस दिए गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट। तो देखिए अरुणा असफ अली मैम जो थी वो इनका मतलब ये जो काम किया था उन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटी ये किया था उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। सो इसका आंसर हो जाता है सी। देखिए अरुणा असफ अली was an Indian independent fighter. She was widely remembered as a hosting the Congress flag at the गोवालिया टैंक मैदान इन द बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो इस वजह से मतलब इनको इस काम के लिए मेनली जाना जाता था। जब ये हमारा गोवालिया टैंक जहाँ पे कांग्रेस का फ्लैग होस्टिंग का काम करना था, तो ये इनके द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, और ये मतलब इनको हमने जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न, ये भी इनको दे दिया गया था। तो इनको मतलब ये हमें ऐसे ही याद रखते हैं, भारत रत्न अरुणा असफ अली मैम। ठीक है, तो बाकी जो है इनको इनके हीरोइक काम की वजह से इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऐसे भी इनको बाकी सालों में जाना जाता था। ठीक है, अरुणा असफ अली भारत रत्न, इन्होंने हमारे जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था तब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ कांग्रेस का जो हमारा गोवालिया टैंक मैदान जो था यहाँ पे कांग्रेस का फ्लैग जो था वो लहराया था। इसकी बात ने इतनी बातें इनके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय द अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद द्वारा कौन सा जर्नल जो था वो पब्लिश किया गया था, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या दिए गए? अल हिलाल, नेक्स्ट इज कॉमरेड या फिर द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या फिर जमींदार। ठीक है, तो जो ये जो हमारे सर थे अबुल कलाम आजाद, सबसे पहली बात ये हमारी याद रखिए कि ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इनके द्वारा जो जर्नल पब्लिश किया गया था उसका नाम था अल हिलाल। तो देख लेते हैं इसके बारे में। अब्दुल कलाम आजाद वाज अ इंडियन स्कॉलर एंड अ सीनियर political leader of the Indian independent movement. He was one of the most prominent Muslim leaders to support the Hindu-Muslim unity, opposing the partition of India on communal lines. ठीक है, तो आपने अगर जो हमारे राज्यसभा टीवी के वीडियो जो होते हैं ना स्पेसिफिकली संविधान रिलेटेड, उसमें भी इनका जो रोल था संविधान फॉर्मेशन के वक्त ये बहुत ही अच्छी तरह से अबुल कलाम सर का बताया गया है। तो ये जैसे कि कहा ये मुस्लिम लीडर थे, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक सपोर्टर थे और साथ ही साथ जो हमारा पार्टीशन हुआ था इसके ये अगेंस्ट थे। एंड नेक्स्ट ही इस्टेब्लिश एन उर्दू वीकली न्यूज़पेपर इन 1912 कॉल्ड एज अल हिलाल एंड ओपनली अटैक्ड ब्रिटिश पुलिस व्हाइल एक्सप्लोरिंग द चैलेंजेस फेसिंग द कॉमन पीपल। ठीक है, तो ये क्या था? न्यूज़पेपर था। ठीक है, जो हमने कहा कि पब्लिश क्या कर दिया गया था, तो ये अल हिलाल जो था ये न्यूज़पेपर था। ये इन्होंने वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था ये कहाँ पे सेटअप कर दिया गया था, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या फिर दिल्ली। ठीक है, तो देखिए ये मैं एक बात आपको पहले बताता हूँ, ये ब्रिटिश एरा के दौरान स्टार्ट हुआ था। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता लगता है ना, लेकिन ये नहीं है, कलकत्ता में नहीं हुआ था। क्योंकि बेसिकली ना ये जो हमारा फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था ये बहुत ही पहले स्टार्ट हो मतलब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था हमारे मद्रास प्रोविंस में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो देखिए द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट
ओरिजिनेटेड एंड डेवलप इन द मॉडर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में ये स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी सबसे पहला बनाया गया था 1687 में, और ये बात मैंने 2 बार चेक की है, तो ये बात भी मतलब सही है। द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट द मद्रास, एंड नेक्स्ट इज इन 1726 द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वर सेट अप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, दो बॉम्बे कलकत्ता में लेटर स्टार्ट किए गए थे, और सबसे पहला जो हुआ था वो मद्रास में 1687 में स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। Among the following presidents of India who was also the secretary general of the non alignment movement for some period। ठीक है, तो ऐसे कौन प्रेसिडेंट थे वो जो कुछ समय के लिए हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेक्स्ट इज वराहगिरी वेंकटगिरी, अगर इनका मतलब ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है, हमारी कुछ में मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ज्ञानी झैल सिंह, एंड लास्ट इज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये जो है दैट इज हमारे ऐसे प्रेसिडेंट जो नाम के सेक्रेटरी भी थे, सेक्रेटरी जनरल भी थे, वो ये उनका आंसर है सी, दैट इज ज्ञानी झैल सिंह। तो देख लेते हैं इसके बारे में। बिटवीन समिट्स दैट इज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज रन बाय द सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड एट द लास्ट समिट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक बात। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नाम वाज जोसेफ ब्रोज। ठीक है, ये टीटू ये थे हमारे पहले नाम के सेक्रेटरी। ये कब थे, तो 1961 से लेके 1964 तक। और हमारे जो ज्ञानी झैल सिंह जो थे, ये इन्होंने अपना पोस्ट कब धारण किया था, तो ये हमारे 9th सेक्रेटरी जनरल थे नाम के 1983 से लेके 1986 में। और आप जानते हैं ज्ञानी झैल सिंह जो थे हमारे इसी समय में हमारे प्रेसिडेंट भी थे। नेक्स्ट इज एन संजीवा रेड्डी ऑल्सो बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नाम इन 1983 बट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, तो ये छोटे समय के लिए ये थे, लेकिन इसके बाद ज्ञानी झैल सिंह जो थे ये हमारे नाम के सेक्रेटरी जनरल बनाए गए थे। तो एक छोटी सी फैक्ट है हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, तो इसको भी देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। इन कोलैबोरेशन विद द डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में बनाया गया था डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ की मदद से किसकी द्वारा बनाया गया था, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दिया गया है हेनरी लुइस विवान डेरिजियो। ठीक है, इनके द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेक्स्ट इज केशव चंद्र सेन या फिर राजाराम मोहन रॉय। तो कलकत्ता में है, हिंदू कॉलेज है, तो मतलब कलकत्ता में मेन हमारे कौन रिफॉर्मर थे, तो हम ऐसा अगर सोचेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा डी, दैट इज राजाराम मोहन रॉय। तो देख लेते हैं इनके बारे में भी। विद द क्रिएशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता इन 1774 मेनी हिंदूज ऑफ द बंगाल बिकम ईगर टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जैसे हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता में 1774 में बनाया गया था, तब बंगाल के जो काफी हिंदू जो लोग थे वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते थे। तो इसीलिए 1817 में विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्कॉटिश वॉचमेकर डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ राजाराम मोहन रॉय सेट अप अ हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। और ये 1817 में ये स्टार्ट कर दिया गया था, जनवरी 1817 में। और तब इसमें 20 जो लोग थे, मतलब 20 स्कॉलर जो थे वो पढ़ते थे। नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन वाज वेस्टेड इन द बॉडी ऑफ द 2 गवर्नर्स एंड द 4 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो 2 गवर्नर और 4 डायरेक्टर, इनके पास ये सभी जो इसकी कॉलेज का यूनिवर्सिटी का कंट्रोल होता था। नेक्स्ट इज इन 1830 राजाराम मोहन रॉय हेल्ड द अलेक्जेंडर डफ इन एस्टैब्लिशिंग द जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन बाय प्रोवाइडिंग हिम द वेन्यू vacated by the ब्रह्म सभा एंड गेटिंग द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब जैसे राजाराम मोहन रॉय की इन्होंने हेल्प की, वैसे ही राजाराम मोहन रॉय ने बाद में अलेक्जेंडर डफ, ये जो थे यहाँ पे अलेक्जेंडर डफ, इनको जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन बनाने में अपनी मदद की थी। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स है राजाराम मोहन रॉय के बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री जो है बेसिकली इन्हीं से स्टार्ट होती है ना, तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अभी देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू द इंडिया। ठीक है, तो हमारा क्रिप्स मिशन भेजते वक्त जो मतलब यूके था उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, नेक्स्ट इज स्टैनली बाल्डविन, आफ्टर दैट नेवी कैम्बरलिन या फिर विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन आया था तब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे विंस्टन चर्चिल सर। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाता है। देख लीजिए इसके बारे में। विंस्टन सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये जो आए थे ना, एक्चुअली 2 बार हमारे यहाँ पे कुछ हाई लेवल मीटिंग, मतलब जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो मिशन जो समिट भेजे गए थे ना, इनमें ये 2 बार आए थे। तो एक जो था ये हमारे स्टैफर्ड क्रिप्स, मतलब इनके नाम से ही एक मिशन था जो हम क्रिप्स मिशन इस नाम से जानते हैं। अगर आपको सेकंड कौन सा है, मतलब दूसरे कौन से मिशन में क्रिप्स सर ने क्रिप्स जो थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अगर आप जानते होगे तो हमारे कमेंट में मेंशन कीजिए। तो देख लीजिए ये एक बार आए थे और बाद में मतलब इनको काम यही भेजा गया था कि आपको जो कोई इंडियन कांग्रेस के जो बाकी लोग हैं इनके साथ मिलकर मतलब एक ऐसे पूरी सहमति से कोई ना कोई डिसीजन पे आना है। लेकिन इन्होंने जो प्लान दिया था वो हमारे कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब
हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो इसी वजह से ये जो प्लान था वो फेल हो गया था। एंड इन मार्च 1942 चर्चिल सेंट अ क्रिप्स मिशन ऑन दी, तो ये विंस्टन चर्चिल सेंट अ क्रिप्स मिशन फॉर द स्पेशल मिशन टू इंडिया इन द होप विच प्रूव्ड इन वेन दैट वुड विन द सपोर्ट ऑफ नेहरू गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। मतलब ये इनका सपोर्ट चाहते थे जो क्रिप्स मिशन के तहत, लेकिन नेहरू गांधी और कांग्रेस पार्टी इनमें से किसी का भी इनको सपोर्ट नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये मतलब इसमें डोमिनियन स्टेटस, हम तो अब चाहते थे इंडिपेंडेंस चाहिए, और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतना। और ये कहते थे कि वर्ल्ड वॉर कब खत्म होगा वो तो पता नहीं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो यही रीजन था कि ये फेल हो गया। तो बस इतना याद रखिए, विंस्टन चर्चिल द्वारा, ये प्राइम मिनिस्टर थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन जो था इनके द्वारा भेजा गया था 1942 में। और ये दूसरा कौन सा मिशन था जिसमें क्रिप्स जो थे इनकी पार्टिसिपेट थे, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले कि ऐसे कौन थे जिन्होंने नाइटहुड ये जो टाइटल था ये रिजेक्ट कर दिया, साथ ही साथ जो अपनी पोजीशन थी दैट इज काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ये बनना, ये भी पोजीशन जो थी वो मतलब ये रिजेक्ट कर दी थी, ये पोजीशन लेना। ऐसे कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो आंसर है जिन्होंने नाइटहुड और ये दोनों जो मतलब पोजीशन क्या छोड़ दिए थे, उनका आंसर है सी, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा आंसर है यहाँ पे सी। देख लीजिए, इन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले एस्टैब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी। इन्होंने ये कौन सी सोसाइटी बनाई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया 1905 में बनाई थी। जीके गोखले के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महात्मा गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज ही हैड आल्सो रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। मतलब ये क्यों किया था इन्होंने? तो इनका कहना था कि अगर मैं ये दोनों जो ऑनर्स है वो अगर एक्सेप्ट कर लूंगा, दैट इज ये नाइटहुड का टाइटल और जो दूसरी थी सेक्रेटरी बनना काउंसिल का, तो अगर ये मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो मुझे बाकी जो काम करने हैं वो मैं कर नहीं सकूंगा। मतलब क्या कि आई वुड ऑनर्स ही वुड बी सीट्स टू बी गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब ये जो अपना मतलब ये जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर नहीं सकेंगे, इसलिए इन्होंने ये जो टाइटल्स है वो लिए नहीं। आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गोखले वाज मेड इज सेक्रेटरी, ही वाज मेड द member of Bombay Legislative Council in 1899 and 1902 he succeeded डॉक्टर सर फिरोज शाह मेहता। इनको सक्सीड करके ये जो हमारे जीके गोखले थे ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए थे एज ए मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव सोसाइटी। ठीक है, और ये जो है हमारे सर फिरोज शाह मेहता ये 1890 में हमारे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो एक बात जो है ना कि आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन कब थे, ये अगर आपको एक बेसिक आइडिया अगर होता है ना तो बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें मतलब कभी कभार एलिमिनेशन टेक्निक में या फिर ऐसे बातों में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देख लीजिए, क्योंकि एक तो मतलब कुछ 10-15 नाम है, उनको 15 नाम है जो हमारे लिए कुछ उन्होंने अच्छे काम या फिर कुछ बुरे काम ऐसे किए जिनकी वजह से इनको याद रखना है, उस मतलब जो हमारे वॉइस रॉय होते हैं उनको, और साथ ही साथ ये वॉइस रॉय के नाम याद रखना है, और साथ ही साथ जो दूसरे ऐसे कुछ काम थे जब मतलब हमारे इंपॉर्टेंट अगर कोई कांग्रेस के प्रेसिडेंट है जिनके दौरान कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया था, तो ऐसे जो बात है उनको भी याद रखिए। तो ये जो है सर फिरोज मेहता ये 1890 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्कशंस इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब यहाँ पे बताया गया कि जो थर्ड राउंड टेबल था इसके बाद मतलब इसी के जो डिस्कशंस हुए थे इसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ये लाया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन to be based on the union of the province of the British India and the princely state। ठीक है, मतलब जो हमारा एक्ट था जियो एक्ट 1935 का, इससे ही ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का एक प्रावधान जो था ये बनाया गया था, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और हमें बताना इनमें से कौन से करेक्ट है। देखिए इसके बारे में जो है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। मतलब जब थर्ड हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उस समय सिर्फ गांधी जी गए थे, बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों कॉन्फ्रेंस में हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ये तीनों कॉन्फ्रेंस के लिए अटेंड थे। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिए इसके बारे में। और थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तब मतलब ये बेसिकली तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल ही हो गई थी, लेकिन इसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो इसी के डिस्कशन पे लाया गया था। ठीक है, तो ये एक सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेकंड जो है ये बात भी इसके बारे में सही है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, और ये किस पे बेस होगा, तो यूनियन ऑफ द प्रोविंस एंड ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, ठीक है, मतलब इसमें यूनियन ऑफ प्रोविंस जो होंगे ये भी होंगे ब्रिटिश इंडिया के, साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट है वो भी इसका पार्ट हो गया। ऐसा ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों इसके बारे में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में सही है। सो हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो देख लेते ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, जो हमारे एक्ट ना 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, बाद में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो हमारा एक्ट है ना 1935 का, ये तो हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी, पॉलिटी के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितना ज्यादा हो सकेंगे उनके जो प्रोविजंस है वो देख लीजिए। तो देख लेते हैं इसके बारे में। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज convened in the London on the November 17 to the December 24 in the year of 1932। ये 1932 में हो गई थी। 1930 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा हुआ था जब महात्मा गांधी जी गए थे, और 32 में तीसरा हुआ था। व्हाइट पेपर वाज इशूड इन द मार्च 1913। The details of the working basis on the new constitution of India were enumerated in the white paper। ठीक है, तो ऐसे भी जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइट पेपर ऐसे मतलब ये किससे रिलेटेड था। ठीक है, तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में कुछ। तो ये जो हमारा था ये मतलब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आया था, जिसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो थे इसके बारे में, वर्किंग ऑफ जो हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसके बारे में बनाया गया था। एंड इवेंचुअली ये जो पेपर था इससे ही हमारा नया जो एक्ट था वो पास कर दिया गया था। इन February 1935 a bill was introduced in the House of Commons by the Secretary of the State for India, which subsequently passed and enacted the Government of India Act 1935। जैसे कि हमने कहा कि ये जो व्हाइट पेपर आया था इसी के बाद हमारा फरवरी 1935 में जियो एक्ट 1935 ये बन गया था। नेक्स्ट इज thus the act of 1935 came into existence as a result of third round table conference। The act drew its material from the Simon Commission, the report of all parties conference, that is Nehru report, discussions of the three round table conferences, detail enumerates in the white paper and the रिपोर्ट्स इन द जॉइंट सिलेक्ट कमेटी। ठीक है, मतलब ये जो हमारा 35 का एक्ट था इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए गए थे, मतलब किस पे बेस था ये। तो सबसे पहले साइमन कमीशन, इनका जो रिपोर्ट था इस पे बेस था। इसके साथ साथ नेहरू रिपोर्ट जो हमने कल एक पिछले इसके सीरीज में देखा था, 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा रिपोर्ट बनाया गया था। तो इस रिपोर्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें लिया गया था। साथ ही साथ जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो कोई डिस्कशन हुए थे उसका भी पार्ट जो हमारे 1935 के एक्ट में लिया गया था। एंड द डिटेल्स इन्यूमरेटेड इन द व्हाइट पेपर एंड रिपोर्ट्स ऑफ द जॉइंट सिलेक्ट कमिटी। तो ये जो व्हाइट पेपर था इसके भी डिटेल्स और साथ साथ जो जॉइंट कमिटी बनाई गई थी इसके भी डिटेल्स, ऐसे सभी को मिलाकर हमारा 1935 का एक्ट जो था ये बनाया गया था। नेक्स्ट जो देख लेते हैं हमारे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्ट वाज प्रोविजन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बी मेड अप टू द बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड सम और ऑल द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, मतलब ये जो हमारा फेडरेशन ऑफ इंडिया ये जो बनाने का प्रोविजन था वो मतलब बनाया गया था, मतलब पूरा ब्रिटिश इंडिया जो था उसके लिए भी और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट है उसके लिए भी। और साथ ही साथ हमारे 1935 के एक्ट के साथ जो हमारी डायरकी थी वो प्रोविजन से खत्म करके सेंटर में लाई गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसपे यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो भी हमने बता दिया। तो देखते हैं अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड सॉरी ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेस्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, तो फ्री इंडियन लीजन इस नाम से हमारे यहाँ पे आर्मी जो थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। देखिए ऑप्शन दिए गए, लाला हरदयाल, नेक्स्ट इज राज बिहारी बोस या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर वीडी सावरकर। तो ये जो फ्री इंडियन लीजन ये जो आर्मी बनाई गई थी ये बनाई गई थी हमारे सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो इसका जो बाकी एक्सप्लेनेशन जो ये देख लेते हैं हम। द फ्री इंडियन लीजन वाज फाउंडेड इन 1942 बाय सुभाष चंद्र बोस एंड कंसिस्टेड ऑफ द इंडियन गले का मुझे घसे का पूरा खराब हो चुका है, मैं बता देता हूँ फिर भी। ये देख लिए ये अभी जो लैग हुआ उसके लिए, फ्री इंडियन लीजन वाज फाउंडेड इन द 1972 बाय सुभाष चंद्र बोस एंड कंसिस्टेड ऑफ द इंडियन वॉलंटियर्स एंड प्रिजनर्स ऑफ द वॉर। मतलब ये जो फ्री इंडियन लीजन ये जो बनाया गया था 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा, इसमें कौन कौन थे, तो इंडियन वॉलंटियर्स थे और उसके साथ साथ प्रिजनर्स ऑफ वॉर ये भी इनको इंक्लूड कर दिया गया था। सबसे पहले जून 1942 में इनको डेजिग्नेट मतलब ये कहाँ पे भेज दिया गया था, तो आर्मी जर्मन आर्मी जो थी इसके साथ काम करने के लिए ये भेजे गए थे। इसके बाद ये इनिशियली डिप्लॉयड फॉर द नेदरलैंड के बाद इसको नॉर्दर्न फ्रांस में इनको भेजा गया था। और आखिर में अराउंड दी मार्च 1945 लीजियन वाज कैप्चर्ड बाय द अलाइड फोर्सेस, जो अलाइड फोर्सेस थी इनके द्वारा इनको कैप्चर कर दिया गया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जी। सॉरी जो आखिरी क्वेश्चन में बहुत ही गले की मतलब पूरी खराब हो चुका था तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्टी हो गई थी। तो ये हो गए क्वेश्चन हमारे। तो आई होप मतलब कुछ थोड़ा सा आज प्रॉब्लम था, तो देखिए
कल जो है अच्छे और ज़्यादा एनर्जी के साथ सभी क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड।